सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिव्या सक्सेस एकेडमी। तो आज हम कुछ और प्रश्न लेके आए हैं। अभी हमारी सीरीज चल रही है शिक्षक भर्ती सीजी टेट सी टेट को लेके हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के में पूछे गए प्रश्न हैं और जितने आ सकते हैं प्रश्न, जो भी चांस बनता है कि ये सवाल बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। सीडीपी से हमने स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो शिक्षक भर्ती सीजी टेट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें बता दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी हमारी क्लासेस में जुड़ सके और प्रिपरेशन कर सके। ठीक, देखते हैं। हमने जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई है वो ये है कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ समझते हुए चल रहे हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन जैसे है, तो इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कब से कब तक कौन सी अवस्था रहती है, तो उस पर बात की थी हमने। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है अवस्थाओं में, जैसे इन्फेंसी है तो उसमें बच्चा कैसा होता है, तो वो सब भी चीजें जानना जरूरी है। तो जो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो जो ऑप्शंस आपके सामने आते जाएंगे उसे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर ये आपको कहीं और देखने को मिले ये ऑप्शंस, तो हम आसानी से जो है उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकें। आगे हमने उसी तरीके से लॉरेंस कोलबर्ग जी के बारे में बात किया था कि कौन सी थ्योरी दी है, कौन सा सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोलबर्ग जी ने, उनकी जो थ्योरी है उसमें कितने लेवल्स है और कितने स्टेजेस हैं, उस पर भी हमने चर्चा की थी। आगे हमने जो है जेंडर बायस के बारे में बात की थी कि जेंडर बायस आखिर होता क्या है ना। हमारे जितने जितने जो जो प्रश्न आते जा रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट समझने लायक है, जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो टॉपिक्स हम समझते हुए चल रहे हैं, ताकि अगर ये टॉपिक आपको कहीं भी देखने को मिले तो आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। यहाँ देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल कन्फर्मिटी की जो है हमने बात की थी, इस पर जो है हमने चर्चा की थी। फिर प्राइवेट स्पीच क्या होता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या होता है, प्याजे जी ने कौन सी स्पीच दी थी, ईगो सेंट्रिक स्पीच दी थी या प्राइवेट स्पीच दी थी। और सेल्फ रेगुलेशन जो है, कहाँ पे जो है बच्चा ग्रो होता है, लेव वाइगोस्की जी ने कौन सी स्पीच दी थी, कौन सी स्पीच को पॉजिटिव माना गया है, कौन सी स्पीच को नेगेटिव, इस पर हमने पूरी तरीके से चर्चा की थी। फिर रीएनफोर्समेंट क्या होता है, ये सब जो है क्वेश्चंस में जो भी चीजें पूछी जाती है उसके हिसाब से हम चर्चा करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देखा गया है, प्राइवेट स्पीच पूछा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच पूछा है। अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न आए आप बना सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रीएनफोर्समेंट के बारे में बात की है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन के बारे में हमने चर्चा की थी। कंजर्वेशन जो है प्याजे जी की जो थ्योरी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ये प्रश्न में आया था कि कंजर्वेशन जो है किस स्टेज का जो है, किस कैरेक्टरिस्टिक कौन से स्टेज का है, कौन सी अवस्था का गुण है, तो उस पर हमने चर्चा की थी। और सारे जितने भी गुण यहाँ दिए हैं सब पर बात की थी कि क्या मतलब होता है, कौन सी एज में कौन सा गुण होता है बच्चों में। ठीक, तो कंजर्वेशन आखिर क्या होता है उस पर भी हमने चर्चा की थी। फिर आगे जो है काफी प्रश्न हम लेके आए थे। क्रिएटिव थिंकिंग, रिजिड थिंकर कौन होता है, कठोर विचारक, अहंकारी विचारक, अभिसारी विचारक, रचनात्मक विचारक, इन चारों पर भी अच्छे से चर्चा की थी कि क्या होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस पर हमने बात की थी। ठीक, इंटेलिजेंस क्या होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है क्या, और फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, समावेशी कक्षा में शिक्षक व्यक्तिगत योजनाएं जो बनाते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। ठीक, उसी तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी पर जो है हमने जोर डाला था कि कौन सी है, डिसलेक्सिया अगर है तो बच्चे जो है क्या चीज की डिफिकल्टी होगी, एडीएचडी के बारे में यहाँ हमने बात की थी। ठीक, उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 किस पर बेस्ड है ना, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो इस तरीके से जो जो प्रश्न आते जा रहे हैं उस पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पर अभी तक हमने बात की है। नेव थ्योरी पर हमने बात की थी कि जो नेव थ्योरी होती है, भोले भाले सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या उसे इग्नोर करना चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो अगर आपने
पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहीं भी आपको देखने को मिले, ऑप्शंस कहीं भी देखने को मिले, तो आप आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक, ये कल हमारा यहाँ तक हुआ था चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर हमने कल बात की थी। ठीक, आज जो है हमारा अगला प्रश्न ये रहा, देखेंगे क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न। इमोशन एंड कोएग्निशन से रिलेटेड है, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से क्या अलग है, या फिर स्वतंत्र है, या आपस में जुड़े हुए हैं, या संबंधित ही नहीं है। इमोशन एंड कोएग्निशन पर बात हो रही है, यहाँ भावनाएं और अनुभूति के बारे में बात हो रही है। भावनाएं, जो इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, चाहे हैप्पीनेस का हो, सैडनेस का हो, फ्रस्ट्रेशन का हो, टेंशन का हो, है ना, वो सारे जो है इमोशन है, डर का इमोशन होता है। तो जो भी इमोशंस है और कोएग्निशन संज्ञान यानी कि हमारा दिमाग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सोचना, समझना, तर्क करना, है ना, जो भी चीजें हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है वो क्या होती है, कोएग्निशन होती है, संज्ञान होती है। तो क्या इमोशंस और कोएग्निशन, संज्ञान और अनुभूति जो है, भावनाएं और अनुभूति जो है, वो एक दूसरे से कैसी होती है, क्या पूरी तरीके से अलग होती है। आपने देखा होगा अगर हमारे जो इमोशंस है वो डिसबैलेंस होते हैं, उनमें जो है गड़बड़ी अगर होती है, तो क्या होता है, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। जैसे अगर आप जॉब पे जा रहे हैं और आपके घर पे आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो क्या आप पूरा अच्छा दिमाग लेके प्रॉपर वर्क कर पाएंगे? नहीं, एक माइंड में टेंशन रहेगा। तो अगर इमोशन डिसबैलेंस होते हैं, है ना, तो क्या होता है, उससे आपका दिमाग जो है में असंतुलन आता है। आप जितना अच्छी तरीके से काम कर रहे थे उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इमोशन एंड कोएग्निशन। उसी तरीके से अगर आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, आपके इमोशंस में गड़बड़ी आएगी, है ना। तो क्या है, पूरी तरीके से अलग बिल्कुल नहीं है ना, स्वतंत्र भी नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं है। क्या है, बिल्कुल आपस में इंटरवोवन है, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक में कोई चीजें डिसबैलेंस होती है तो दूसरा भी गड़बड़ा जाता है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिए, इमोशन मतलब दिल और यहाँ कोएग्निशन मतलब दिमाग की बात हो रही है ना। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, नॉट रिलेटेड ऐसा भी नहीं है, एक दूसरे से एकदम ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आज का देखते हैं फटाफट से। ये है हमारा आज का अगला प्रश्न, क्या है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही है। ठीक है, सीखने के लिए, ठीक, लर्निंग के हिसाब से कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो सोच है उनमें से कौन सी है। देखिए, सीखना पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है। पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल का एक प्रोसेस है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। कभी भी जो सीखना है उसे ऐसा नहीं है कि रट रट के सीख रहे हैं या रिपीट करवा के या रिकॉल करवा के जो है हम पुनरुत्पादन और स्मरण कर करके नहीं सीख सकते। ऐसा ज्ञान जो है हम एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। सीखना जो होता है वो एकदम 100% दे के अपना कोई भी एक्टिविटी में एंगेज होके प्रैक्टिकल रूप से कोई चीज हम सीखते हैं वो हमेशा हमें याद रहती है। इसीलिए हम जो है सीखते हुए चल रहे हैं, ताकि आपका कोई भी पेपर हो, कभी भी हो, सी टेट का हो, सीजी टेट का हो, शिक्षक भर्ती का हो, कभी भी आए आप सीखते हुए चले, ताकि आप ये चीज भूलेंगे ही नहीं। और कभी भी पेपर हो, सिर्फ एक रिवीजन हो या नहीं भी होगा, और आप सीखते हुए चलेंगे, अगर लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको याद रहेगी ही रहेगी चीजें। ठीक, रटने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, अभी हमने बात की। सीखना दोहरावपूर्ण संगति द्वारा व्यवहार की कंडीशनिंग है, बिल्कुल भी नहीं। रिपीट करना, CAT कैट, बार बार बोलना, रिपीट करना एक ही चीज को, उससे क्या होता है, एक लर्न तो हो जाता है, याद तो हो जाता है, लेकिन हम जब कोई चीज को समझ के सीखते हैं वो हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए बनी रहती है। सीखना सक्रिय जुड़ाव, जब आप दिखाएंगे कैट को, है ना, और बोलेंगे कि ये कैट है, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से याद कर पाता है। ठीक है,
तो सीखना सक्रिय जुड़ाव द्वारा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। बच्चे को अच्छी तरीके से सक्रिय रूप से जो है एंगेज कर दे, है ना, उसका जुड़ाव कर दे, तो ज्ञान का निर्माण जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा। कोई भी चीज को उसको करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पे डाल दे तो बच्चा अच्छे से सीखता है और पूरे समय के लिए याद रहता है। ऐसा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव भी है, रचनावादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो है सीखना ऐसा ही होता है। ठीक, क्लियर है? रट के नहीं सीखना है, याद करके नहीं, पुनरुत्पादन में नहीं, स्मरण में नहीं, दोहराने में नहीं। किसमें है सीखना? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, एक्टिव एंगेजमेंट, सीखना सक्रिय जुड़ाव द्वारा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना क्या है? इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, यानी वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका है क्या? या फिर लीड टू कंफ्यूजन, यानी जब आप उदाहरण भी देते हैं और गैर उदाहरण देते हैं, कोई चीज का आप उदाहरण दे रहे हैं कि ये एक रिमोट है ना, आप 2-3 रिमोट दिखाए और बताए कि ये सब एक रिमोट है, उसके बाद आपने ये पेन दिखाई और बोले कि ये रिमोट नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल और गैर एग्जाम्पल जब आप देते हैं तो क्या होता है कि क्लियर होता है, बच्चों का कंफ्यूजन, क्लैरिटी आती है उनमें, ये कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। ये एक इफेक्टिव वे है, एक वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावित तरीका है। ठीक है, एक कंसेप्ट को बिल्ड करने का एक अच्छा तरीका माना गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, ये क्या करता है? क्लियर करता है कंफ्यूजन को। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, अवधारणाओं को उनकी समझ में अंतराल पैदा करता है, यानी कॉज गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गैप बनाता है कोई भी चीजों को समझने में, बिल्कुल भी नहीं। क्या करता है? गैप को हटाता है, हमको इजी बनाता है कोई भी चीजों को समझने के लिए। लास्ट ऑप्शन क्या है? वैचारिक समझ को के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल भी नहीं। ये किस पर फोकस करता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है ना कि प्रोसीजरल नॉलेज पर। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन भी गलत। याद रखेंगे, पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, कोई एक ऑप्शन देख के फटाफट से टिक नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। अभी आपको करते करते समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, तो उस तरीके से आप पढ़ना चारों ऑप्शंस को है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम टिक गलत आंसर को करके आ जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता है चारों ऑप्शन को, इसीलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, उदाहरण और गैर उदाहरण देना एक प्रभावी तरीका है एक कॉन्सेप्ट को कोई चीज के समझने का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखिए, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain reward, यानी बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहना, या तो सजा से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए। यानी कोई भी कार्य आपको बच्चे से करवाना हो तो या तो आप बोले कि कोई चीज आपको मिलेगी या आपको दंड मिलेगा, है ना, या तो पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा। इस चीज के लिए जो है आप बच्चे से करवाते हैं तो वो क्या होता है? बाहरी प्रेरणा को कम करता है। बाहरी प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं, आपको तो पुरस्कार मिल रहा है या दंड मिल रहा है, दोनों ही क्या है? बाहरी है ना, एक्सट्रिंसिक है, तो वो कम नहीं करता है, इसको तो बढ़ा रहा है ये चीज। ठीक, नेक्स्ट क्या है? आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हमको सीखने की लालसा होती है कि हम कोई चीज को सीखना चाहते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उससे में भी आपको कुछ मिले या ना मिले, हमको वो चीज सीखना है, या फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए हम करते हैं, तो उस वो जो है होता है इंट्रिंसिक, यानी आंतरिक प्रेरणा। क्या इसे बढ़ा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम क्यों कर रहे हैं? बाहरी प्रेरणा के लिए कर रहे हैं, या तो पुरस्कार मिलेगा, हमको कोई चीज मिलेगी, उस चीज के लिए कर रहे हैं, तो ये आंतरिक नहीं है, ये क्या है? बाहरी है। तो ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं
आंतरिक प्रेरणा को। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय महारत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। क्या ये है इसका आंसर? या फिर ऑप्शन नंबर डी, सीखने में बच्चों की स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा को कम करता है। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। जब भी आपको कोई बाहर से कोई चीज मिल रही है तो वो क्या करेगी, हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी प्रेरणा को बढ़ाएगी, है ना, कम नहीं करेगी। आंतरिक प्रेरणा को क्या करेगी, कम करेगी। तो क्या होगा आंसर, डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, यानी सीखने में बच्चों की स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा को कम करेगी। ये मास्टरी पर फोकस नहीं करेगी, सीधा परफॉर्मेंस पर फोकस करेगी कि कितना हमने जो है कहाँ आए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, इस पर, मास्टरी पर नहीं, सीखने पर फोकस नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका जवाब। Which of the following practices promote meaningful learning? यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, सार्थक सीखने को कौन सी चीज है जो बढ़ावा देती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड अगर हमें मिलता है तो क्या हम सार्थक तरीके से मीनिंगफुल हो जाती है क्या हमारी लर्निंग, या फिर सहकारी शिक्षण वातावरण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है तो हमारी शिक्षा जो है, हमारा जो सीखना है वो बेहतर होता है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन यानी तुलना ही करते रहिए, इससे हमारा जो है परफॉर्मेंस, हमारा जो सीखना है वो बेहतर हो जाएगा। कभी भी कंपैरिजन करना ही नहीं है किसी से भी, ठीक है ना, आपको खुद से, ना आपका खुद किसी और से करना है, ना कोई बच्चे का किसी और से करना है। कंपैरिजन इज अ वेरी बैड थिंग। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो होगा ही नहीं, ठीक है, बहुत नेगेटिव चीज है ये। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है ना, कि बच्चा जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में कैसा है और बाकी एक्टिविटीज में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसको जो है ये करना है हमें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। इसमें जो है हम इस टॉपिक को एक थ्योरी क्लास में अपने बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, इसमें से काफी प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड देने से बच्चा अच्छे से सीखेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो एक लिमिट तक सीख सकता है, उसके बाद सीखना बंद कर देगा। तो शारीरिक दंड इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। नेक्स्ट क्या है, सहकारी शिक्षण वातावरण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट आप उसे दें कि वो बेहतर तरीके से है सीख सके, है ना, अपने मन में जो चीज है वो बोल सके, अच्छे से सीख सके, क्या नहीं आता है वो बता सके, तो वैसा एनवायरनमेंट देना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं ऐसा, ठीक है, तो जहां जहां फोर्थ ऑप्शन है वहां गलत कर दीजिए आप, ये ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी ये हटा दीजिए, आप एक ही ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो जहां जहां पे फर्स्ट ऑप्शन है आप वो भी हटा सकते हैं। तो क्या मिला आपको, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक, क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, यानी शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने में कैसे मदद करता है, बताएंगे कैसे मदद कर सकता है एक टीचर जो है जटिल अवधारणाओं को सीखने में। कोई टफ टॉपिक है, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों को सीखने में टीचर कैसे मदद करेगा, क्या सिर्फ व्याख्यान दे देगा, उसके ऊपर में एक लेक्चर दे दिए खत्म, या फिर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित करके कि कंपटीशन रख दें, ठीक है, कोई चीज पे कंपटीशन रख दे, क्या इससे जो है टफ चीज, टफ कॉन्सेप्ट बच्चा अच्छे से सीखेगा, या फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास करके यानी बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार रिपीटेटिव वो टास्क करके, या फिर अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके, यानी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन।
ठीक है। कभी भी चर्चा जो चीज है, जो चर्चा करना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है ना। हमेशा जो है चर्चा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए ताकि बच्चा जो है खुल के अपनी बात बोल सके, जो उसके मन में आइडियाज है वो पेश कर सके। ओरिजिनल वे, क्रिएटिव थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, हम कल बात कर रहे थे इस पर, वैसी सोच रख सके, उसको अपॉर्चुनिटी दे, है ना, अवसर प्रदान करना, है ना, ताकि वो अच्छे से सोच सके, विचार अपने रख सके। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कभी भी कोई सिर्फ एक लेक्चर देके, व्याख्यान देके या कोई कंपटीशन रख देना या वापस से वही वही रिपीट करना कोई सोल्यूशन नहीं है कोई भी टफ या जटिल टॉपिक को समझाने के लिए। उसे क्या दे, अपॉर्चुनिटी दे, एक्सप्लोरेशन कर सके, वो देख सके 10 चीजों को, सोच सके, अपनी समझ बना सके और उस पर अपने विचार जो है रख सके, डिस्कस कर सके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, यानी एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है ना। एक प्राथमिक शिक्षक है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है, बच्चों की प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहता है तो किस तरीके से बना सकता है, हर छोटे काम के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, यानी कुछ मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड दे देना बच्चों को, कोई भी काम किया लो टॉफी पकड़ो, चॉकलेट पकड़ो, है ना, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग दे देना, लड्डू, पेड़ा, ठीक है। तो ये ऐसा करने से तो बिल्कुल नहीं, कोई वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा। एक टाइम के बाद उसे डेली आदत हो जाएगी कि अरे ये तो मिलता ही है, फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो ये तो नहीं होगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर जोर देना, एम्फसाइजिंग ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, कि एक स्टेप चलेंगे, फिर दूसरा स्टेप चलेंगे, फिर तीसरा स्टेप चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होना चाहिए, कंसेप्चुअल जो चीज है ना, कॉन्सेप्ट समझने पर जो है फोकस करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम कोई भी आए उसके पास आसानी से वो सॉल्व कर सके, है ना। तो यहाँ पे प्रोसीजर काम नहीं आएगा, उसे क्या बनाना है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं खोज के देना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्यूशन कर सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को खारिज करके दंडित कर देना। दंडित तो हमने पढ़ा कि बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को दंड देना गलत है, ठीक है, और आज की डेट में तो अपराध भी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और फिर भी उसी पर विचार मंथन करके, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बच्चों को बोलना कि आपके मन में जो आ रहा है आप वो बताएं, और जो जो आइडियाज आ रहे हैं आप ग्रुप में बैठे विचार करें, जितने आइडियाज हैं, जो भी सोल्यूशन हो सकता है आपके मन में आ रहा है प्रॉब्लम का, वो सब बताएं। तो बच्चा क्या करेगा, अपने मन की बातें बोलना सीखेगा, उसका दिमाग जो है चलेगा कि हाँ मुझे सोचना है, कोई भी चीज मैं सोच सकता हूँ, मेरे मन में कोई भी आइडिया आ सकता है। तो वो बंद के नहीं रहेगा, वो एक जो है खुलकर जो है अपने विचार भी रख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट रैपिड पेस, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट किस स्टेज में सबसे तेजी से होता है, फास्टेस्ट होता है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, या प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, या फिर किशोरावस्था और व्यस्तता, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी स्टेज में फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है एडल्टहुड पर। एडोलसेंस में आप बोल सकते हैं कि अच्छा खासा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन एडल्टहुड बोला है तो एडल्टहुड में तो सारा ग्रोथ
हो चुका रहता है, फिजिकली नो डेवलपमेंट। मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मिडिल चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, एडोलसेंस में तो फिर भी आप देखेंगे कि बच्चा जो है अच्छा खासा ग्रो करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में जो है ग्रोथ आपकी रुक जाती है, एक तरीके से कम हो जाती है, बहुत ही धीरे धीरे जो है बच्चा ग्रो करता है। तो मध्य बाल्यावस्था स्लो है ना ग्रोथ के लिए। यहाँ पे भी देखिए आप, मिडिल चाइल्डहुड है तो मिडिल चाइल्डहुड क्या है, स्लो है, यहाँ पर धीमी गति से जो है होता है ग्रोथ, वृद्धि और विकास मध्य बाल्यावस्था में। अब देखिए इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, यहाँ पे जो है बच्चा बहुत ही तेजी से जो है ग्रो करता है, फिजिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है, सबसे बेहतरीन पीरियड होता है शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन। ठीक, आप देखेंगे तो हमने अपनी पहली क्लास में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे बात की थी, है ना, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कब से कब तक जो है बच्चा इन्फेंसी में कितने से कितने साल तक रहता है। अर्ली चाइल्डहुड की बात कर ले तो अर्ली चाइल्डहुड जो है प्रारंभिक बचपन कितने से कितने समय वर्ष के लिए होती है, ठीक है, इस पर हमने चर्चा की थी। तो सबसे बेहतरीन पीरियड है शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, किस चीज के लिए, शारीरिक वृद्धि और विकास इस पीरियड में जो है तीव्र गति से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए बताइए फटाफट से, Which of the following is not a principle of development? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है आपको, नहीं है, not a principle of development, कौन सा नहीं है बताएंगे। विकास आजीवन होता है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, क्या लाइफ लॉन्ग होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास परिवर्तनीय है, चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं विकास में। थर्ड ऑप्शन इज विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। फोर्थ ऑप्शन इज विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती। बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विकास जो है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो तो होता ही रहता है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अभी आप डेवलप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद और विकास करेंगे, फिर आपका जो है फिर और ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, है ना। तो क्या है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत तक जो है डेवलपमेंट चलता है, गर्भ से कब्र तक हम विकास करते ही रहते हैं। विकास परिवर्तनीय है, चेंजेस होते रहते हैं डेवलपमेंट में, हम कभी किसी फील्ड में डेवलप करते हैं, कभी किसी फील्ड में डेवलप करते हैं, तो चेंजेस तो होते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, यानी विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, किसी एक चीज से प्रभावित नहीं होता, दोनों का रोल है विकास में, डेवलपमेंट में, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आज की डेट में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और कई सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में आप देखेंगे तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से जुड़िएगा ताकि हम सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करें। यहाँ आप देख रहे हैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो समझते हुए हम चल रहे हैं, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण करते हुए, है ना, तो फिर ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आए, कोई भी प्रश्न आए आपके सामने आप आसानी से बना सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक है, लेकिन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी सांस्कृतिक सामग्री जो है उसे प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल भी गलत है ये चीज, कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सांस्कृतिक सामग्री है, उसे प्रभावित करती है, विकास को प्रभावित करती है। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को, भूलिएगा मत, कमेंट करके बताइएगा अच्छा लग रहा है आपको, सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा, अपने व्यूज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो भी शिक्षक भर्ती सीटेट सीजीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। ये सेशंस जो हो रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा निःशुल्क आपको तैयारी की जाएगी, चाहे आप सी-टेट की बात करें, सीजी-टेट की, शिक्षक भर्ती की, पूरी आपकी तैयारी जो है निःशुल्क चल रही है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक, आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक, क्या है इंडिविजुअल वेरिएशन का, डिफरेंस का मेन कॉज? जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, यानी जन्म देने वाले माता पिता से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुवांशिकता कोड, अनुवांशिक कोड। क्या सिर्फ जेनेटिक्स के बेसिस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे में होता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं सिर्फ जेनेटिकली होती है क्या, अनुवांशिकता के कारण होती है क्या, बताइए। नेक्स्ट क्या है, जन्मजात विशेषताएं, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जो भी गुण लेके हम आए हैं, जो भी विशेषताएं लेके आए हैं, उसी के कारण क्या हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है क्या। तीसरा ऑप्शन क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव, यानी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, क्या सिर्फ हमारे आसपास की वजह से हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं रहती है, या फिर अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतरक्रिया, यानी द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों के ही कारण, दोनों के ही मिलने से जो है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं जो है होती है। ठीक है, हेरिडिटी की वजह से भी और एनवायरमेंट की वजह से, ना ही सिर्फ एनवायरमेंट और ना ही सिर्फ हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स के कारण होती है, ना इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण केवल होती है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अगला प्रश्न देखते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा आज का आखिरी प्रश्न क्या है, Which of the following are examples of secondary socializing agency, यानी निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण है ना। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी पूछ रहा है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, फैमिली एंड नेबरहुड, परिवार और पड़ोस, या फिर परिवार और मीडिया, या फिर स्कूल और मीडिया, या मीडिया और पड़ोस, बताइए। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं आज की डेट में, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग है ये, आप यहाँ पे गलती करके आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं, बहुत बारीक सी चीज है समझने की। ठीक, देखते हैं। फैमिली की बात करें तो बच्चा जो है सबसे पहले प्राइमरी जो है प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी कौन सी है, फैमिली होती है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर है कि यहाँ फैमिली दी है, ये फैमिली दी हुई है, तो सेकेंडरी पूछा है, यहाँ पे हमारे को क्या पूछा है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी बोला है, तो परिवार तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया दोनों ऑप्शन। अब नेक्स्ट में देखेंगे स्कूल एंड मीडिया। ठीक है, स्कूल भी होता है, मीडिया भी होता है। ठीक है, जब बच्चा अपने घर में रहता है तो प्राथमिक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है, स्कूल जब घर से बाहर निकल रहा है, चाहे स्कूल में जाए, मीडिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। यहाँ पर मीडिया एंड नेबरहुड दिया है, मीडिया क्या है, सेकेंडरी है, लेकिन नेबरहुड जो है हम प्राइमरी में ले लेते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां हम नेबरहुड को प्राइमरी में लेते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां सेकेंडरी में लेते हैं, इसको हम थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या होगा हमारा आंसर, स्कूल एंड मीडिया। यहाँ पे नेबरहुड को जो है प्राइमरी माना गया है, और बेटर ऑप्शन क्या है, स्कूल एंड मीडिया दोनों ही क्या है, आपका द्वितीयक जो है सामाजिकरण एजेंसी है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। फैमिली हमेशा क्या रहेगी, याद रखिएगा, हमेशा फैमिली प्राइमरी रहेगी, और नेबरहुड जो है कभी प्राइमरी रह सकता है, कभी जो है सेकेंडरी रह सकता है, डिपेंडिंग कौन से ऑप्शन के साथ दिया है, इसको हम थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक, तो इसी तरीके से जो है हमारी क्लासेस के साथ जो है आप जुड़ते जाइए, हमारी क्लास चालू हो चुकी है, PYQ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आज भी आप देखे होंगे, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड थे, चाहे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, क्रिएटिव थिंकर की बात करें, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, जहाँ शिक्षक भर्ती की बात करें, CG-टेट या C-टेट की बात करें, तो PYQ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और
कोशिश ये रहे कि आप लाइव जुड़े ताकि आप इंटरेक्ट करें, है ना? जब इंटरेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। और अगर आप कोई वजह से लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग जो है जरूर से देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट पे जाइए, जितनी क्लासेस हो चुकी है सभी की रिकॉर्डिंग जो है देखिए। हर में एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, नया क्वेश्चन, कुछ थ्योरी चीज, तो आपको एक अच्छा खासा मटेरियल मिलेगा। तो आप रेगुलर ज्वाइन करिए और बाकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। और जितने आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है उन तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक, याद रखिएगा, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करके भी बताएं आपको क्या लग रहा है, किस चीज की जरूरत है, क्या लेके आए हम आपके लिए। और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ सके सेशन में और ये फ्री सेशन जो है उसका लाभ ले सके। ठीक, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।